नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भंडार एक्शन पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि हमने इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करी थी, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर लेकर हाजिर हैं इकोनॉमी की क्लास नंबर 5। और इस क्लास नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे भारत में बैंकिंग का इतिहास और भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और कब भारत में बैंकों की शुरुआत हुई थी, उसकी जो भी पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पैट एग्ज़ाम की दृष्टि से और UPSSC के और अन्य एग्ज़ाम की दृष्टि से, बाकी UPPCS या TGT PGT एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने इस वीडियो में बैंक से संबंधित बैंकों का जो भी इतिहास है और राष्ट्रीयकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको कवर करने की कोशिश की है। आइए तो करते हैं शुरुआत। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा हेडिंग है आज का भारत में बैंकों का इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। मतलब भारत में बैंकों की शुरुआत कब से हुई और कब से भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आइए देखते हैं। अगर सबसे पहली बात करें कि 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस के नाम से पहला बैंक खोला गया। मतलब दुनिया में सबसे पहला बैंक अगर बोलें कब खोला गया, तो सबसे पहले 1157 में इटली से इसकी शुरुआत हुई थी, बैंक ऑफ वेनिस में। ठीक है, बैंक ऑफ वेनिस के नाम से। आगे 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना। इसके बाद में कौन सा बना? सन 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना। नेक्स्ट 1770 में यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बना था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। मतलब यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत में पहला जो बैंक बना था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, आगे है 1806 में जो बैंक बना उसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। मतलब बैंक ऑफ बंगाल मतलब बंगाल का बैंक। ठीक है, अगला था 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट 1843 में था बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या रहते, तीनों कैसे बैंक थे? प्रेसिडेंट बैंक थे। तीनों जो थे वो प्रेसिडेंसी बैंक थे। ठीक है, आगे है 1865 में जो बैंक बना था वो है इलाहाबाद बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? स्टार्टिंग में कोलकाता में था। ठीक है, अगला है 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक सीमित देयता के आधार पर भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। ये कब खोला गया था? 1881 में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है हमारा 1894 में बना था पंजाब नेशनल बैंक। ये प्रथम रूपेण भारतीय बैंक लाला लाजपत राय व दयाल सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। मतलब ये पूरी तरह से भारतीय बैंक था जिसको लाला लाजपत राय व दयाल सिंह ने शुरू किया था। ठीक है, कब खोला गया था? 1894। अगला है 27 जनवरी सन 1921 को। 27 जनवरी सन 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसे कह रहा है? जिसमें 3 प्रेसिडेंट बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को प्रेसिडेंट बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक बना था 27 जनवरी 1921 को। ठीक है, ये 1934 तक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था। मतलब 1934 तक इसने सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया था। ठीक, उसके बाद है 1926 में बना था हिल्टन यंग कमीशन द्वारा केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश। एक कमीशन स्थापित किया था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, उन्होंने एक सेंट्रल बैंक बनाने की सिफारिश की थी। उसके बाद में 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति बनी। कब बनी थी? 1930 में। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को RBI अधिनियम द्वारा केंद्रीय बैंक के रूप में RBI की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो RBI एक्ट था 1934 का, उस एक्ट के बिहाफ पे 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मतलब नेशनलाइजेशन ऑफ RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ लेता है तो हमारा आंसर होगा मुंबई। ठीक है, इसकी जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी सन 1949 को, याद रखेंगे। इसके बाद में है 1 जुलाई सन 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसका राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसका
और ये इसका जो बाद में नाम दिया गया वो दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 1 जुलाई सन 1964 को IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना। ठीक है, कब बना था? 1 जुलाई सन 1964 को। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 19 जुलाई सन 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऐसी बैंक है जिनकी जो एसेट थी वो 50 करोड़ या उससे अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 19 जुलाई 1969 में, याद रखेंगे इसको। अगला है 15 अप्रैल सन 1980 को 6 और वाणिज्य बैंकों, मतलब 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 में किया गया था। उसके बाद में 15 अप्रैल 1980 को 6 और कॉमर्शियल बैंक थे जिनकी जो संपत्ति थी 200 करोड़ या उससे ज़्यादा थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल सन 1980 को। उसके बाद में है 1 जनवरी सन 1982 को एक्जिम बैंक बना था। एक्जिम बोले तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी सन 1982 को। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में है। उसके बाद में 12 जुलाई सन 1982 को नाबार्ड बना था। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कब बना था? 12 जुलाई सन 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला है 1 जुलाई सन 1988 को NHB नेशनल हाउसिंग बैंक बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद में 2 अप्रैल 1990 को सिडबी बना था, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लखनऊ में है, मतलब उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, याद रखेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद में 1993 में बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया, मतलब जो बैंक ऑफ इंडिया था उसका PNB में समायोजन हो गया था। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक एवं देना बैंक का किस में विलय हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया था, याद रखेंगे। ये वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कई बार पूछ लेता है तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि क्या क्या है? सबसे पहले 1770 में आधुनिक बैंकों का प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद में 3 प्रेसिडेंट बैंक बने थे। 1806 में बंगाल में, 1840 में बॉम्बे में और 1843 में मद्रास में। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया, सेंट्रल बैंक और अन्य बैंकों पर नियंत्रण। मतलब ये सेंट्रल बैंक की तरह भी काम में करता था और जो अदर बैंक से उन पे कंट्रोल एंड कैश के रूप में भी काम करता था, मतलब उन पे नियंत्रण करना और कैश फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक, अगला है 1926 में हिल्टन यंग शाही आयोग कमीशन बना था। उन्होंने सिफारिश की थी RBI एक्ट के बारे में। RBI एक्ट जो कि 1934 में बना था, उसके बारे में सिफारिश किसने की थी? हिल्टन यंग कमीशन। ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लेता है कि किसकी सिफारिश पे RBI एक्ट बना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, जब RBI एक्ट बन गया 1934 में, तो उसके ही बिहाफ पे 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखें, अगला है इंट्रोडक्शन। स्थापना कब की गई थी RBI की? 1 अप्रैल 1935। प्रारंभिक जो कैपिटल थी इसकी 5 करोड़ थी। ठीक है, भारत, बर्मा और पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। स्टार्टिंग में जो कार्य करता था किसकी सेंट्रल बैंक के रूप में करता था? भारत, बर्मा और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं सेंट्रल बैंक, इसका क्या क्या काम है? कैश कंट्रोल करना और रेगुलेशन ऑफ अदर बैंक, जैसे कि ऊपर भी बताया कि कैश कंट्रोल भी करता है और अदर बैंकों पर नियंत्रण भी करता है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टार्टिंग में जो इसका हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, मतलब कलकत्ता, और 1937 से इसका जो हेडक्वार्टर था वो मुंबई में स्थापित हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं सिंबल पूछता नहीं है लेकिन फिर भी देख लें। ये पाम ट्री एंड टाइगर, एक ताड़ का पेड़ है और एक बाघ है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी सन 1949 को हुआ था। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण बैंकों का? 1 जनवरी सन 1949 को, याद रखेंगे इसको। ठीक है,
अगला देखते हैं, आरबीआई के बारे में ही ये महत्वपूर्ण है। देखेंगे प्रथम गवर्नर की बात करें, अगर आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो जो थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ, जो 1935 से 1937 रहे थे। अगर पूछ ले आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ 1935 से 1937 तक। अगर पूछ ले भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख, जो 1943 से 1949 रहे थे। ठीक है। अगला है वर्तमान में जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, वो हैं हमारे शक्तिकांत दास, ये 2018 से लगातार हैं। उसके बाद में आरबीआई का लेखांकन वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है। उसके बाद में आरबीआई म्यूजियम कहाँ है, कोलकाता में है। आरबीआई के सहायक संस्थान कौन से हैं, सब्सिडरी इंस्टीट्यूट। ठीक है। आगे देखते हैं, विमान चालान समिति की सिफारिश के बाद 2021-22 से आरबीआई का लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। पहले जो लेखांकन जो अकाउंटिंग ईयर था वो 1 जुलाई से 1 जुलाई से जून 30 तक होता था, लेकिन 2021-22 से आरबीआई का जो लेखांकन वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, आगे है आरबीआई कहता है कि जनता को बैंकिंग के कायदे कानूनों कर जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एक पहल है। ठीक है, मतलब बैंकों के जो कायदे कानून है उसको जागरूक करने के लिए एक आरबीआई की एक पहल है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर हम आरबीआई की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, मतलब कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनना, कौन कौन इसमें होते हैं बोर्ड में, वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, आरबीआई का संचालन 21 सदस्यीय वाले केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। मतलब जिस बोर्ड के द्वारा इसका जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है उसमें 21 मेंबर होते हैं, जिसकी संरचना निम्न प्रकार दी गई है। जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये 2 तरह के होते हैं, पहला ऑफिशियल डायरेक्टर और दूसरे नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। ये होते हैं फुल टाइम और ये होते हैं पार्ट टाइम। फुल टाइम मेंबर की बात करें तो इसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, अधिकतम 4 उप गवर्नर हो सकते हैं। गैर सरकारी निर्देशक की बात करें तो 4 स्थानीय बोर्ड मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के निदेशक होते हैं। इसमें 2 सरकारी अधिकारी होते हैं और वहीं सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक इसमें होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कई बार अगर क्वेश्चन आ जाता है तब। आगे देखेंगे, एक महत्वपूर्ण नोट है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है गवर्नर की नियुक्ति? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई गवर्नर की योग्यताएं निर्धारण नहीं है, मतलब आरबीआई की आरबीआई के गवर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं है। और पुनः नियुक्ति का पात्र, मतलब एक बार अगर गवर्नर बन जाता है तो वो उसे रीअपॉइंट किया जा सकता है, रीअपॉइंटमेंट उसका किया जा सकता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 3+2 ईयर होता है, मतलब पहले 3 साल के लिए होता है, बाद में एक करके उसको कार्यकाल को 2 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो 2018 से अब वर्तमान तक हैं। डिप्टी गवर्नर की अगर हम बात करें, बीपी कानून को महेश जैन और एमडी पात्रा व राजेश्वर राव इसके डिप्टी गवर्नर हैं। जैसे कि बताया गया था कि 4 डिप्टी गवर्नर मैक्सिमम हो सकते हैं आरबीआई में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आगे हम बात करें केंद्रीय बैंक के रूप में, आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं। अगर आरबीआई के कार्य की अगर बात करें तो पहला कार्य यहाँ पर दे रखा है एज ए सेंट्रल बैंक, मतलब केंद्रीय बैंक के रूप में क्या क्या इसके कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है कैश इनफ्लो, मतलब कैश को निर्गमन करता है। ये सरकारी बैंक ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को कभी भी ऋण होता है तो आरबीआई से गवर्नमेंट ऋण ले लेती है। दूसरा बैंक ऑफ बैंक, मतलब जितने भी बैंक हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है, इसलिए बैंक ऑफ बैंक बोल रहे हैं इसके, मतलब बैंकों का बैंक। अगला है विदेशी विनिमय का नियंत्रण, मतलब फॉरेन रिजर्व को रेगुलेट करता है। ये जो भी हमारे देश में फॉरेन रिजर्व होता है उसको क्या करता है? रेगुलेशन का कार्य आरबीआई करता है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व जितना भी होता है, चाहे वो विदेशी करेंसी के रूप में हो या गोल्ड के रूप में हो। ठीक है, मौद्रिक नीति द्वारा साख नियंत्रण, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जारी कौन करता है? आरबीआई करता है, याद रखेंगे।
आंकड़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डेटा, ये भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और जितने भी नए बैंक बनते हैं उनको लाइसेंस जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। और आईएफ में भारत का रिप्रेजेंटेशन करता है कौन? आरबीआई। ये इसका हो गया एज ए सेंट्रल बैंक के रूप में, ये इसके 8-10 महत्वपूर्ण कार्य थे। अगला है अर्थव्यवस्था के विकास हेतु, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अगर इसकी हम बात करें तो पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के रूप में कार्य करता है, जैसा कि सन 2014 में 1 अगस्त सन 2014 को एक योजना आई थी, जनधन योजना, जिसमें सभी नागरिक थे उनके खाते खोले गए थे, मतलब सभी को बैंकिंग सेवा से जोड़ा गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य किसके द्वारा किया था? आरबीआई के द्वारा किया था। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ही आता है, याद रखेंगे इसको। दूसरा है वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकरण, मतलब मॉडर्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कैसे मॉडर्न किया जाए नए नए प्रोसेस के आधार पे, या जो भी इनोवेशन उसमें किया जा सकता है। थर्ड है फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड लिटरेसी, इसका कार्य इसके द्वारा किया जाता है। चौथा है नेचर ऑफ सेविंग, मतलब सेविंग से संबंधित क्या क्या उसकी नेचर है और क्या क्या उसके प्रावधान है, उसके बारे में भी काम ये करता है। आगे देखेंगे। पहला है इसमें मुद्रा का निर्गमन करता, इश्यूअर ऑफ करेंसी। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में जरूर आता है, वन लाइनर क्वेश्चन। जैसे हम बात करें कि 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोटों को निर्गत करने का अधिकार किसके पास होता है? रिजर्व बैंक को प्राप्त है। मतलब 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट निर्गत करने का अधिकार रिजर्व बैंक को प्राप्त है। ठीक है, याद रखेंगे। और 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित होते हैं, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये महत्वपूर्ण, कई बार पूछ लेता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं या 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो याद रखेंगे 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव के होते हैं, जो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोटों को निर्गमन करने का अधिकार होता है आरबीआई के पास। ठीक है, उस पर गवर्नर के साइन होते हैं, याद रखेंगे। और सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा निर्गमित होते हैं, परंतु इन्हें चलन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डाला जाता है। मतलब जितने भी हमारे कॉइन्स होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा निर्गमित होते हैं, लेकिन फ्लो में कौन डालता है इनको? आरबीआई डालता है। अगला है आधार बेस, न्यूनतम आरक्षित, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मतलब बैंकों के पास मिनिमम कितना रिजर्व होना चाहिए, ये सब भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब आरबीआई के पास मिनिमम जो रिजर्व है वो 200 करोड़ का होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जिसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए सोने के सिक्के या धातु के रूप में, 85 करोड़ विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखना अनिवार्य है। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। आगे देखेंगे। अगला है सरकार के बैंकर व ऋण प्रबंधक, गवर्नमेंट बैंकर एंड डेप्ट मैनेजर, इम्पोर्टेंट है, ऊपर ही बताया था। ठीक है, इसके बारे में केंद्र सरकार को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कई बार उसको ऋण की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कौन देता है? आरबीआई उसको ऋण प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगला है भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध करती है। मतलब भारत सरकार या राज्य सरकार को जब भी फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है तो उसका एक्सचेंज कौन करता है? आरबीआई करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सरकार को आर्थिक व मौद्रिक नीति से संबंधित सलाह देती है, मतलब इकोनॉमिक से संबंधित जो भी सजेशन है और मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित जो भी सजेशन है वो भारत सरकार या राज्य सरकार को आरबीआई देती है। ठीक है, तो आरबीआई की ये महत्वपूर्ण कार्य है। वैसे भी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन बनाता है? आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। ठीक, आगे रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लोक ऋण के प्रबंधन करता है। इसमें नए ऋण, ब्याज का भुगतान, ऋणों का पुनर्भुगतान, ऋण प्रमाण पत्र, उनके पंजीकरण जैसे अन्य परिचालन संबंधी मामले शामिल हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक ऋण का भी प्रबंध करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें नए ऋण भी देता है, ब्याज का भुगतान करना, ऋणों का पुनर्भुगतान करना, ऋण प्रमाण पत्र करना, पंजीकरण करना, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं इसमें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है बैंक ऑफ बैंक, मतलब बैंकों का बैंक। बैंक ऑफ बैंक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारे बैंकों का रेगुलेशन आरबीआई के हाथ में होता है। तो 1949 के बैंकिंग नियमन
अधिनियम के तहत रिजर्व बैंकों का निरीक्षण करने, नए लाइसेंस जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास होता है। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। मतलब जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको ऋण कौन देता है इमरजेंसी में, या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ऋण कौन देता है, आरबीआई देता है, याद रखेंगे। और बैंकों की साख नियंत्रण नीतियों पर नियंत्रण रखता है। और बैंकों की क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी से संबंधित जो भी नियंत्रण है वो कौन रखता है, आरबीआई रखता है। चौथा महत्वपूर्ण है फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कंट्रोल कौन करता है, वो भी आरबीआई ही करता है। विदेशी मुद्रा रिजर्व प्रबंधन, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। मतलब जो भी फॉरेन रिजर्व है उसको मैनेजमेंट कौन करता है, आरबीआई करता है। कि और जो फॉरेन रिजर्व क्यों रिजर्व किया जाता है, जैसे कि जब भी हम कोई भी विदेशों से हम चीज़ें क्या करते हैं, आयात करते हैं, तो उसके जो हमें पे करना पड़ता है वो फॉरेन के करेंसी के रूप में पे करना पड़ता है। हमारे नागरिक जितने भी बाहर रहते हैं तो हमारे यहाँ की इंडियन करेंसी से फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं, तब वो वहाँ पे लेके जाते हैं, इसलिए फॉरेन करेंसी की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं स्वर्ण भंडार का प्रबंधन, मतलब विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जो भी है, फॉरेन करेंसी है या गोल्ड रिजर्व है, उनका मैनेजमेंट कौन करता है, आरबीआई करता है। देश में विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार की सक्रियता सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग एक्टिवेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन कंट्री। मतलब इंडिया में जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जहाँ से हमारी करेंसी का एक्सचेंज होता है, उनका एक्टिवेशन भी कौन करता है, आरबीआई ही करता है। ठीक है। अगला है, आगे बात करें हम, रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा संबंधी लेन देनों को विनियमित करने वाले अपने विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के नाम को 1 जनवरी 2004 से बदलकर विदेशी मुद्रा विभाग कर दिया। मतलब जो फॉरेन रिजर्व को मैनेज करता था उस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके क्या कर दिया इन्होंने, विदेशी मुद्रा विभाग, याद रखेंगे इसको। ठीक है। अगला है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन पूरा नहीं है, पूरा अगले वीडियो में देखेंगे हम। जैसे इसमें दे रखा है कि इंट्रोडक्शन, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करने वाली नीतियाँ, मतलब पॉलिसीज रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितने भी जो मनी फ्लो होता है उसको रेगुलेट करने की जो भी प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। प्रति 2 माह के बाद मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है। मतलब हर एक 2 महीने के बाद मौद्रिक नीति की क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है। उद्देश्य क्या क्या है इसके, लिक्विडिटी कंट्रोल, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट। ठीक है। मतलब जो भी कैश फ्लो है मार्केट में उसको कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, मतलब महंगाई कंट्रोल करना, आर्थिक वृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करना या मतलब रेगुलेट करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी के क्या होते हैं, कार्य हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इकोनॉमी की क्लास नंबर 5, जिसमें हमने आरबीआई और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करी और आरबीआई की क्या क्या कार्य हैं उससे संबंधित इसमें बात करी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।